हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा रीतिकाल तक अध्ययन पूर्ण हो चुका है। अब हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रकरण 5 के अंतर्गत गद्य साहित्य की जो तत्कालीन वर्तमान स्थिति थी उसको पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुक है और हिंदी साहित्य के किसी भी एग्ज़ाम में इसका क्या रोल है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने नोट्स वगैरह भी वीडियोस को देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने उपन्यास और कहानी के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें आचार्य शुक्ल ने बताया था कि उपन्यास और कहानी लेखकों का लेखन किस प्रकार का होना चाहिए, उनको समाज के कौन कौन से विषयों को उठाना चाहिए। लेखकों को केवल राजनीति के इशारों पर ही न चलकर सामाजिक जो ज्वलंत विषय हैं उनके विषयों को भी देखकर चलना चाहिए। आइए उसी के आगे देखते हैं। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। वर्तमान जगत अर्थात जब आचार्य शुक्ल पुस्तक लिख रहे थे, समाज जो रूप पकड़ रहा है उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज जो रूप पकड़ रहा है, समाज का जो रूप चल रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्ग जो हैं उनमें जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, समाज जिस प्रकार का बन रहा है, उपन्यास उसका प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, अर्थात उसका यथार्थ चित्रण ही करके नहीं दिखाते। आवश्यकता पड़ने पर उसके विन्यास, उसके ठीक ठाक विन्यास, सुधार और जो निराकरण होता है, जो समस्याएं, जो स्थितियां होती हैं, उसके निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं, उसका निराकरण भी सुझा सकते हैं। समाज के बीच खान पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है, गर्मी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबलों पर जो प्रीति भोज होने लगा है, उसको हंसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। जो पाश्चात्य प्रभाव हिंदुस्तान में आया था, उस पाश्चात्य प्रभाव के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि समाज के बीच खान पान के व्यवहारों तक में जो पश्चिम की भद्दी नकल होने लगी है कि गर्मी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबलों पर प्रीतिभोज होने लगा है, उसको हंसकर उड़ाने की, उस पर व्यंग्य करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह उपन्यासों में ही है। लोक या किसी जनमानस के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंत परिस्थितियां खड़ी होती रहती हैं, उनको गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है। लोक या किसी जनमानस के बीच जो काल की गति या समय की गति के अनुसार जो परिस्थितियां खड़ी होती हैं, समयानुसार जो परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, उनको गोचर रूप में सामने लाना, उनको समाज के सामने प्रत्यक्ष करना और कभी कभी उसके निस्तारण, निराकरण भी सुझाना, उसका भी मार्ग जनता के सामने लाना, समाज के सामने लाना, प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है। समस्याओं को भी प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष रखना, उसको मुख्य पटल पर लाना और उसके निराकरण का मार्ग सुझाना भी उपन्यासों का काम है। लेखकों को इस प्रकार का होना चाहिए जो कि समाज को गति देने में, दिशा देने में सहायक हो सके। लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएं और उलझने सामने रखने वाले उपन्यास भी यूरोप में लिखे गए हैं। लोक की सामयिक स्थितियां जो थी, उन तक ही वो सीमित नहीं रहे, जो जीवन का नित्य स्वरूप था, उसकी उलझने, उसकी चिंताएं, जो साधारण मनुष्य का जीवन था, उसकी उलझने, उसकी चिंताएं भी उन्होंने सामने लाई, उसको भी अपने उपन्यासों का विषय बनाया। यूरोप में इस प्रकार के उपन्यास भी लिखे गए और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य का, उनकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुआ। जो चिरकाल से मूल्य चले आ रहे हैं, जीवन मूल्य जो उनका निर्धारण चला आ रहा है, जैसे कि पाप और पुण्य का, इस प्रकार की बातों की मीमांसा भी उपन्यास कर सकता है। इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहां क्रमशः ऊंचा होता गया, जिसने जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करने वाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं।
तो यूरोपीय जो साहित्य था उसमें जीवन की उलझनों को, उनकी समस्याओं को उठाने के साथ-साथ जो निर्धारित जीवन मूल्य चले आ रहे थे, उनकी मीमांसा करने का भी कार्य किया। इस प्रकार वहाँ जो उपन्यासों का लक्ष्य था, वो क्रमशः धीरे-धीरे करके ऊँचा होता गया। इससे उपन्यास के क्षेत्र में भी जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन करने वाले और अनुभव करने वाले बड़े-बड़े कवि उपन्यास क्षेत्र में भी आए। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी बाबू भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है। और बड़े हर्ष की बात यह है कि हमारे यहाँ भगवती चरण वर्मा ने भी चित्रलेखा नाम का इसी प्रकार का उपन्यास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार उस समय यूरोप में लिखे जा रहे थे। द्वितीय उत्थान के भीतर बंगला से अनुदित अथवा उनके आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गार्हस्थ और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्मिक और सच्चे चित्र रहा करते थे। द्वितीय उत्थान के भीतर जो बंगला से अनुदित उपन्यास होते थे, उनके आदर्श पर जो हिंदी उपन्यास लिखे गए, सामान्य जनता की गार्हस्थ और पारिवारिक जीवन का चित्रण उनमें रहा करता था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में भी निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थों के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता रहा। प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं, उन्होंने भी उसमें निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थों के जीवन का बहुत सच्चा चित्रण किया है। पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल यूरोपीय रहन सहन के सांचे में ढले हुए एक बहुत छोटे से वर्ग का जीवन चरित ही यहाँ से वहाँ तक अंकित करते हैं। फिर कुछ ऐसे उपन्यास भी सामने आए जो यूरोपीय साहित्य से प्रभावित होकर एक सांचे में ढले हुए बहुत छोटे से वर्ग का ही जीवन चित्रण अंकित करते हैं। बहुत विस्तृत जीवन चित्रण उनके उपन्यासों में नहीं दिखाई देता है। उनमें मिस्टर मिसेस, मिस प्रोफेसर, हॉस्टल, क्लब, ड्राइंग रूम, टेनिस मैच, सिनेमा, मोटर पर हवा खोरी, कॉलेज की छात्रावस्था के बीच के प्रणय व्यवहार इत्यादि ही सामने आते हैं, इसी प्रकार के, जो कि पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हैं। उसमें जो अपना समाज है, अपना जनजीवन है, अपने लोग हैं, वह कहीं भी दिखाई नहीं। जो साधारण जनता है, निम्न मध्य वर्ग है, वह कहीं नहीं दिखाई पड़ता। उनमें सिर्फ जो उच्च वर्ग है, जो पाश्चात्य की नकल करना ही अपना आदर्श समझता है, इस प्रकार के चित्रण उपन्यासों में होने लगे। ये ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है, पर सामान्य पक्ष नहीं है। ये ठीक है, ये स्वीकार करते हैं आचार्य शुक्ल कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार जिस प्रकार बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का भी एक वर्ग तैयार हो गया है, आधुनिक जीवन का यह एक पक्ष हो गया है, पर यह सामान्य पक्ष नहीं है, सामान्य जनजीवन नहीं है जो मुख्यतः यहाँ पाया जाता है। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार प्रायः सारी जनता के बीच बने हुए हैं। जो भारतीय रहन सहन है, वही आम जनता के बीच खान पान, रीति व्यवहार सब वही हैं। ये सिर्फ उसका एक पक्ष है। देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन की दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते। देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओझल करना आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वे अच्छा नहीं समझते। जो हमारा साहित्य है, उसमें हमारे ही सामाजिक और घरेलू जीवन का चित्रण आवश्यक है, जो मुख्यतः यहाँ की पहचान है। यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई। ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार से तो यह अच्छा है। सामाजिक उपन्यास तो इस प्रकार के थे जैसा ऊपर बताया जा चुका है, और दूसरे हैं ऐतिहासिक उपन्यास, जो कि बहुत कम देखने में आते हैं। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करने वाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पनाओं द्वारा उद्भावना करने वाले लेखक तैयार न हों, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं। अब यहाँ पर ये ऐतिहासिक उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं, तो आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए भारतीय इतिहास के जिस पक्ष का, जिस समय काल का अंकन हो रहा है, उन भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति, संस्कृति सभी का विशेष रूप से अध्ययन किया जाए, उनका सूक्ष्म ब्यौरा एकत्रित किया जाए, और उसके बाद अपनी ऐतिहासिक कल्पनाओं द्वारा उद्भावना करने वाले लेखक तैयार ना हों। जब तक इस प्रकार के लेखक तैयार ना हों कि वो उस काल विशेष का जिसका वो वर्णन कर रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन न किए रहे हों,
उसके सूक्ष्म ब्यौरे जब उनके पास हों और उसको अपनी ऐतिहासिक कल्पनाओं द्वारा वो तैयार करने में सक्षम हों, तभी ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना होना चाहिए, तभी उसमें हाथ लगाना ठीक होगा। द्वितीय उत्थान के भीतर जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उनमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता। जो द्वितीय उत्थान के भीतर उपन्यास लिखे गए हैं ऐतिहासिक या जो बंग भाषा से अनुवादित किए गए हैं, उसमें क्या है, देश काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं है। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुक्का रखा जाएगा, गुप्त काल में गुलाबी फिरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते, झाड़ फानूस लाए जाएंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जाएंगे और उन पर करतल ध्वनि होगी, बात बात में धन्यवाद, सहानुभूति ऐसे शब्द तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना ऐसे फिक्रे पाए जाएंगे, तो काफ़ी हंसने वाले और नाक भौं सिकोड़ने वाले मिलेंगे। इससे इस जमीन पर बहुत समझ बूझ कर पैर रखना होगा। इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, अगर ऐतिहासिक उपन्यासों में किए जाएंगे और वे उस समय काल से मैच नहीं करेंगे, मेल नहीं खाएंगे कि गुप्त काल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियाँ थीं, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते थे, झाड़ फानूस लगाए जाएंगे, तो उस समय की जानकारी जो रखने वाले हैं वो हंसेंगे ही और नाक भौं सिकोड़ेंगे ही। इससे इस जमीन पर अर्थात ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की जमीन पर बहुत समझ बूझ कर पैर रखना होगा। ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए, ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री राखाल दास बंदोपाध्याय ने अपने करुणा, शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यासों द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल उदाहरण दे रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए। ये हमें किसने बताया? प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री राखाल दास बंदोपाध्याय ने। उन्होंने अपने करुणा, शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यास जो लिखे हैं, उनमें ये अच्छी तरह से बता दिया है, उनसे ये अच्छी तरह से पता चल जाता है। प्रथम 2 के अनुवाद हिंदी में हो गए हैं। खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य के भीतर की कथा वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए। प्रथम 2 हिंदी में अनुवाद हो गए, करुणा और शशांक का, और खेद यह है कि इस विषय पर हिंदू साम्राज्य के भीतर की कथा वस्तु को लेकर मौलिक उपन्यासों की रचना न हो सकी। नाटक के क्षेत्र में अलबत्त स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। उपन्यास नहीं लिखे गए, परंतु नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने इसी पद्धति पर कई सुंदर नाटक लिखे हैं। इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनसे कई बार किया था, जिसके अनुसार शुंगकाल इसी पद्धति पर अर्थात ऐतिहासिक पद्धति पर ही जिस प्रकार प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं, उसी प्रकार आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हमने उनसे उपन्यास लिखने का भी आग्रह किया था, जिसके अनुसार शुंगकाल, पुष्यमित्र, अग्निमित्र का समय का चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया। इस प्रकार का एक उपन्यास वो लिखने में उन्होंने हाथ लगाया भी था, मतलब लिखना प्रारंभ भी किया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अधूरा छोड़कर ही चल बसे। पर साहित्य का ये दुर्भाग्य था कि वे उसे पूरा ना कर सके और अधूरा उपन्यास था, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबू वृंदावन लाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं, और उस समय केवल बाबू वृंदावन लाल वर्मा ही ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना कर रहे थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति लेकर गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी नामक 2 बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के जो प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति थी, उसको लेकर गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी नामक 2 सुंदर उपन्यास लिखे। विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है। विराटा की पद्मिनी जो उपन्यास है बाबू वृंदावन लाल वर्मा का, उसकी कल्पना अत्यंत रमणीय है। उपन्यासों के भीतर लंबे लंबे दृश्य वर्णनों तथा धारा प्रवाह भाव व्यंजनापूर्ण भाषण की जो प्रथा पहले थी, वह यूरोप में बहुत कुछ छांट दी गई। जो उपन्यास के भीतर लंबे लंबे दृश्य वर्णन, धारा प्रवाह भाव व्यंजनापूर्ण भाषण जो रखे जाते थे, उनकी प्रथा पहले यूरोप में थी, अब बहुत कुछ छांट दी गई, अर्थात कम कर दी गई। अर्थात वहाँ उपन्यासों से काव्य का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया। इस प्रकार जो काव्य का रंग था, लंबे लंबे भाषण, दृश्य वर्णन, इस प्रकार से जो काव्य की विशेषताएं थी, वे उपन्यासों से हटा दी गई और काव्य का रंग जो था उपन्यासों से हट गया। ये बात वहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथा तथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ हुई। ये बात वहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में जब हुई, तो वो किस प्रवृत्ति के साथ हुई? यथा तथ्यवाद, अर्थात जैसे तथ्य हैं, जिस प्रकार का कथन है, उसको उसी प्रकार से प्रस्तुत करना, न कि उसमें और बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना, संवादों को अनावश्यक रूप से
विस्तृत करने की, लंबा करने की प्रथा वहाँ से हट गई और यथातथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ ये हुआ। इससे उपन्यास कला की अपनी निज विशिष्टता निखर कर झलकी। इससे क्या हुआ, जो उपन्यास कला की अपनी विशिष्टता थी वो झलक कर सामने आई। उसमें से जब काव्य का रंग हट गया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब ये काव्य का रंग उपन्यासों से हटा तो उसकी अपनी छटा दिखाई दी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये विशिष्टता ये है कि घटनाएं और पात्रों के क्रियाकलाप के भावों को बहुत कुछ व्यक्त कर दें, कि घटनाएं और पात्रों के क्रियाकलाप जो हैं उनके भावों को बहुत कुछ व्यक्त कर दें। पात्रों के प्रगल्भ भाषण की उतनी अपेक्षा न रहे कि पात्र अपने मुख से ही सारी बात कहे। उसको लंबे लंबे भाषणों में प्रस्तुत करने से अच्छा है कि जो घटनाएं हो रही हैं और जो पात्र के क्रियाकलाप हैं वो ही उनके भावों को व्यक्त कर दें, पात्र को बोलने की अत्यधिक आवश्यकता ना पड़े। इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य के उपन्यास का यह पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते, जैसे जैसे तृतीय उत्थान का आरंभ होने लगा, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र जी उपन्यास का एक परिष्कृत और विस्तृत विकसित रूप लेकर सामने आए। द्वितीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील वैचित्र की उद्भावना नहीं के बराबर थी। द्वितीय उत्थान के जो मौलिक उपन्यासकार थे उनमें शील वैचित्र की उद्भावना नहीं के बराबर थी। प्रेमचंद जी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी। शील वैचित्र मतलब जो उसके पात्रों के चरित्रांकन की जो विचित्रता थी वो उन उपन्यासों में बहुत कम थी। लेकिन प्रेमचंद्र जी ने कुछ पात्रों के ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। इस प्रकार उनकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रेमचंद जी ने उभारा, सामने लाए कि लोगों को लगने लगा कि हाँ, इसी प्रकार के पात्र उनके आसपास भी कहीं ना कहीं उन्होंने देखे हैं। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची विशेषता है। जो इस प्रकार की व्यक्तिगत विशेषता का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है, उस प्रकार की विशेषता ही सच्ची विशेषता है, जिसे झूठी विशेषता और वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। जो झूठी विशेषता होती है, पात्रों की जो विस्तृत कल्पना होती है जिसको जोड़ा जाता है, वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। तो प्रेमचंद जी क्या करते थे, पात्रों की जो निजी विशेषता होती थी उसी को उभार कर सामने लाते थे, अपना रंग उस पर नहीं चढ़ाते थे। अतः ये विशेषताएं बहुतों को लखाई पड़ती हैं। अतः ये विशेषताएं अपने आसपास लोगों को, बहुत लोगों को दिखाई पड़ती हैं, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त ना कर सकें, चाहे वो उनको शब्दों में व्यक्त ना कर सकें, लेकिन उनको लगता है कि ये पात्र उन्होंने कहीं ना कहीं देखे हैं। प्रेमचंद की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। प्रेमचंद की जिस प्रकार की चलती भाषा जो समाज में उस समय प्रचलित थी, वैसी चलती भाषा और जो पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली, जिस प्रकार पात्र बदलते हैं उसी प्रकार उनकी भाषा भी बदलती है। पात्रों के बिल्कुल अनुकूल भाषा रहती है। जिस प्रकार का पात्र होगा, जो उसकी विशेषताएं होंगी, उसके अनुरूप उसकी भाषा भी प्रेमचंद जी ने रखी थी। अंतः प्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद जी के दो एक उपन्यासों में विशेषता गवन में देखने में आया। अंतः प्रकृति जो आंतरिक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, और उसका जो शील होता है, चरित्र होता है, उसका उत्तरोत्तर धीरे धीरे उसका उद्घाटन होता जाता है। एक के बाद एक उपन्यास प्रेमचंद जी के आते गए और अंतः प्रकृति या शील का जो उद्घाटन है वो उत्तरोत्तर अपने उपन्यासों में करते चले गए। और विशेषता ये बात गबन के संबंध में देखने में आई। सत और असत, भला और बुरा, दो सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई। सत और असत, भला बुरा, दो सर्वथा अलग अलग वर्ग कर दिए जाते थे और उनके अनुसार पात्र निर्माण किया जाता था। ये अस्वाभाविक प्रकार की प्रथा भी बंद हो गई, क्योंकि सामाजिक जीवन में जो वास्तविक जीवन है उसमें इस प्रकार का होना असंभव है कि एक तरफ भलाई हो एक तरफ बुराई, क्योंकि जो मनुष्य है उसमें भलाई और बुराई दोनों का मिश्रण रहता है। प्रेमचंद जी ने क्या किया, समाज जैसा था उसको वैसे का वैसा ही अपने उपन्यासों में उन्होंने दिखाया है। अपने आप उन्होंने सत और असत, भला और बुरा में उसको बांटा नहीं है। तो ये प्रवृत्ति भी तृतीय उत्थान में कम हो गई। पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित्रण अभी बहुत कम दिखाई पड़ता है। पर मनोवृत्ति की जो अस्थिरता है उसका चित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ा है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। कि जो मनोवृत्ति होती है उसकी अस्थिरता का चित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ता है, जिसमें मनुष्य ना चाहते हुए भी अपने उसके
चरित्र के उसके स्वभाव के अनुकूल न होते हुए भी ऐसा आचरण कर जाता है जो वह नहीं करना चाहता। उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ। उपन्यासों से भी अधिक विकास जो है वो छोटी कहानियों का हुआ। कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गईं, उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए। कहानियाँ भी बहुत तरह की लिखी गईं और उनके कई प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जो हमने ढांचा लिया है, चाहे वह उपन्यास का हो या कहानी का, ये हमने यूरोपीय साहित्य से ही लिए हैं, पश्चिम से ही लिए हैं। हैं भी ये ढांचे बड़े सुंदर, और ये ढांचे हैं भी बड़े सुंदर। हम समझते हैं कि ढांचों ही तक रहना चाहिए। हम समझते हैं कि जैसे हमने वहाँ से ढांचे लिए हैं, तो हमें वो ढांचों तक ही रहना चाहिए, और उसमें जो मुख्य विषय वस्तु है वह हमें अपनी डालनी चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत, कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेक रूपता के साथ विकास हुआ है कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं। पश्चिम में जो भिन्न भिन्न दृष्टियों से उसके वर्गीकरण किए गए हैं, उनमें तरह तरह के सिद्धांत निरूपित किए गए हैं। तो इस प्रकार इसी अनेक रूपता के साथ हिंदी कहानियों का भी विकास हुआ कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ उनके संबंध में जो वहाँ पर सिद्धांत प्रचलित हुए, उनके वर्गीकरण हुए, इस संबंध में हम अपने भी कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं। जो ढांचा हमने लिया और वहाँ जिस प्रकार उनका विकास हुआ, उनको देखते हुए हम अपने भी स्वतंत्र सिद्धांत कहानी और उपन्यास के विषय में स्थिर कर सकते हैं। अपने अनेक ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं, और अपने ढंग पर उनके जो भेद उपभेद हैं, जैसे कि यूरोपीय साहित्य ने किए हैं अपने, उस प्रकार हम अपने ढंग पर भी उनके भेद कर सकते हैं उपन्यास और कहानियों के। इसकी आवश्यकता समझने के लिए उदाहरण लीजिए, और इसकी आवश्यकता क्या है इसको समझने के लिए उदाहरण लीजिए। छोटी कहानियों के जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजी की अधिकतर पुस्तकों में दिए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में शील या चरित्र विकास का अवकाश नहीं रहता। अब छोटी कहानियों का जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजी साहित्य में है, पश्चिमी साहित्य में है, उसमें ये सिद्धांत है कि जो छोटी कहानियाँ होती हैं, उसमें जो पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, उनका चरित्र विकास होता है, उसको हम अच्छे से नहीं दिखा सकते, उसका अवकाश नहीं रहता, इतना उसमें पर्याप्त समय नहीं रहता। पर प्रेमचंद जी की एक कहानी है बड़े भाई साहब, पर प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है बड़े भाई साहब, जिसमें चरित्र चित्रण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसमें केवल उन्होंने चरित्र चित्रण ही किया है। तो इस प्रकार ये धारणा जो यूरोप की है वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठती। हमारे पास प्रेमचंद जी जैसे लेखक हैं जो इस बात को भी मिथ्या साबित कर सकते हैं कि चरित्र विकास की छोटी कहानियों में जगह नहीं होती, अवकाश नहीं होता। इन्होंने बड़े भाई साहब नामक कहानी में चरित्र चित्रण ही किया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद जी ने कहानी विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। जिस कहानी संग्रह में ये कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद जी ने कहानी के विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे मोटे संग्रह निकलते हैं, उनमें भूमिका के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्रायः रख दिए जाते हैं। जो छोटी कहानियों के छोटे मोटे संग्रह निकलते हैं, उनमें भूमिका के रूप में जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, वहाँ से कुछ सिद्धांत उठा लिए जाते हैं और जस के तस रख दिए जाते हैं। ये देखकर दुख होता है। अंग्रेजी की नकल कब तक करते रहेंगे? उनका ढांचा तो हमने लिया ही है, पर उसके अनुसार उनको देखकर हम अपने सिद्धांत भी तो बना सकते हैं, अपने अनुसार भी तो उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। विशेष करके तब जब उन सिद्धांतों में सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियां उन संग्रहों के भीतर ही मिल जाती हैं। विशेष करके तब जब उन सिद्धांतों में सर्वथा स्वतंत्र, उन सिद्धांतों से जो सर्वथा स्वतंत्र होती हैं, जो अंग्रेजी सिद्धांत हैं, उनसे स्वतंत्र कई सुंदर कहानियां उन संग्रहों में ही रखी होती हैं, उनमें ही मिल जाती हैं, परंतु फिर भी वे भूमिका में वही सिद्धांत रखते हैं जो उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों से लिए होते हैं। जबकि वे अपनी कहानियों की तरफ नहीं देखते कि जो संग्रह में कहानियां हैं, उसमें से कई ऐसी सुंदर कहानियां हैं जो अंग्रेजी सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध हैं। तो ये है कि हमारा गद्य साहित्य किस प्रकार आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजी के प्रभाव से हमने उसका ढांचा लिया, उसके प्रभाव से हिंदी छोटी कहानियाँ लिखी जाने लगीं, बस उसका स्वतंत्र विकास धीरे धीरे किस प्रकार हुआ, वो आचार्य शुक्ल ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में
तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इससे आपको अपने अध्ययन में थोड़ा बहुत भी लाभ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और ये पूरी सीरीज़ आप इसी तरह पढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।